हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन अड्डा। आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। क्षेत्रीय संस्कृतियों के निर्माण के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। लोगों का जो वर्णन करने का सबसे सामान्य तरीका है, जो उनकी आम बोलचाल की भाषा है, उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़ीसा भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में हैं, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है, जिन्हें आज हम क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं। वे समय के साथ साथ बदलती हैं। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं और सच है कि आज भी बदल रही हैं। ठीक है। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। तो एक दूसरे को क्या करा है इन्होंने? संपन्न बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्र की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। ठीक है, आगे हम इसके बारे में जानते हैं। चेर और मलयालम भाषा का विकास। चेर और मलयालम भाषा का विकास। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतः संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज्य द्वीप के दक्षिणी पश्चिम भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? 9वीं शताब्दी में। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। इसमें लिखा है कि मलयालम में रचित अभिलेख केरल का एक अभिलेख है। ये मलयालम में रचित केरल का एक अभिलेख है। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपरा से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित है। मलयालम भाषा की पहली सांस्कृतिक कृतियाँ, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी हैं। जो मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ हैं, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी हैं। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण और काव्यशास्त्र विषयक है, 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है लीला तिलकम। लीला तिलकम किस भाषा में है? तो लीला तिलकम जो है वो मलयालम में है। व्याकरण और काव्यशास्त्र विषयक है लीला तिलकम। लीला तिलकम में क्या है? व्याकरण और काव्यशास्त्र। मणि प्रावलम शैली में लिखा गया है और इसकी शैली है मणि
प्रावलम। मणि प्रावलम का शाब्दिक है हीरा और मूंगा। मणि प्रावलम का जो शाब्दिक अर्थ हीरा और मूंगा है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय। शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुईं। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी, उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। तो जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती थी, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। जिन्हें आगे चलकर किसका रूप माना गया? विष्णु का। ठीक है, 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंतवर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनिधित्व घोषित किया। ठीक है, तो ये है, देखो जो जगन्नाथ, ये बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियाँ तालपत्र की पांडुलिपि उड़ीसा से हैं। तो ये है बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ। ठीक है, बालभद्र, सुभद्रा, जगन्नाथ की लघु मूर्तियाँ हैं, तालपत्र की पांडुलिपि उड़ीसा के से। ज्यों-ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठा और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार हो जाएगा। ठीक है, जो उनका शासन है वो स्वीकार्य हो जाएगा अगर वो मंदिर पर अपना नियंत्रण कर लेंगे। ये जगन्नाथ मंदिर है पुरी का। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को, जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, राजपुताना कहते थे। ठीक है, 19वीं शताब्दी में जो ब्रिटिश लोग थे वो उस क्षेत्र को राजपुताना कहते थे, जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं, तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। जो राजपूत हैं उन्होंने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलेखों के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थीं। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए
अक्सर मृत्यु का वर्ण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। ठीक है, जो राजपूत सूरवीरों की कहानी किस्से हमने पढ़े हैं। बीकानेर के राजकुमार राज सिंह, ये तस्वीर है बीकानेर के राजकुमार राज सिंह की। ठीक है, नेक्स्ट आगे है, राजपूत सूरवीरों की कहानियाँ काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित हैं। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती हैं। ये काव्य एवं गीत ऐसे सूरवीरों की स्मृतियों को सुरक्षित रखते थे और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन सूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और सब स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। यानी कि इसमें बताया हुआ है कि उनमें कहानियों में क्या क्या होता था। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? जी हाँ, कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्वान हैं। जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने सूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थीं। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पति के साथ ही जल जाना। सती प्रथा क्या है? पति की चिता पर उसके साथ ही जल जाना। चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग सूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे, उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। अब हम पढ़ेंगे जो कथक नृत्य है उसके बारे में। यदि सूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती हैं, तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक जो कहाँ का है? तो नृत्य शैली जो है, डांस, एक तरह से ये भारत का है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है। कथक किससे निकला है? कथा शब्द से, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। संस्कृत में कहानी को कथा ही कहते हैं। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में तथा कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। कब से? 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार, किसके? भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण कब से करने लगा? भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान या कहानी लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। जो कथक करता था, जो नृत्य करने वाला है, चाहे लेडीज हो, महिला हो या पुरुष हो, वो क्या करते थे? हाव भाव के साथ, यानी फेस पे एक्सप्रेशन जो होते हैं उनको बोलते हैं हाव भाव के साथ। ठीक है, मुगल बादशाह और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए, वहां एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला राजस्थान के जयपुर में
ये राज दरबारों में और लखनऊ में, कहाँ पर कथक, कहाँ पर जयपुर और लखनऊ। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला रूप में उभरा। ठीक है, कहाँ पर उभरा? वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब। ठीक है, 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर स्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट था। ठीक है, आज के भी जो राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, यहाँ पर भी द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिल गई। जो 6 शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें से एक कथक भी है। ठीक है, आगे देखते हैं शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। शास्त्रीय नृत्य, किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए? इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है, जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है, अथवा यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है। जो शास्त्रीय नृत्य होता है, शास्त्रीय नृत्य के नियम होते हैं और वो नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है। उसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है, वे विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यद्यपि शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्दांश सही नहीं होता। अन्य नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है। अभी हमने देखा 6 शास्त्रीय नृत्य, तो 6 में से जो यहाँ पे 5 दे रखे हैं, जो छठा है वो हमारा कथक है। पहला है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल का, ओडिसी उड़ीसा का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर का। ठीक है, और छठा है कथक। ठीक है, यहाँ पे देखो कथक नृत्यांगना एक दरबारी चित्र, जो नृत्यांगना है वो कथक करते हुए। ठीक है, संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपरा। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, लघु मतलब छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज़ पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। जो प्राचीनतम जो लघु चित्र हैं वो किन पर बने थे? तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर। इनमें सार्वधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था। जो मुगल बादशाह थे उन्होंने
क्या किया था? जो अच्छे चित्रकार थे उनको संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है। जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ठीक है, वो क्या करते थे? इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थीं और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था। जैसे राजा एक दूसरे को उपहार देते थे, तो जो उनके दरबार में जो अच्छे चित्रकार हैं वो चित्र बनाते थे, तो उन चित्रों को उपहार में एक दूसरे को दान में भी देते थे, आदान प्रदान करते थे, एक दूसरे को भेंट करते थे। और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। जैसा कि अभी मैंने कहा, राजा वगैरह एक दूसरे को या बादशाह वगैरह एक दूसरे को देते थे। जैसे कि ये चित्र है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर चित्र है, कितनी बारीकी से बनाया गया है, एक एक चीज़ को ध्यान रखते हुए। ठीक है। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासक तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जैसे केंद्र में पौराणिक कथाओं और काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। ठीक है, तो हिमालय की तलहटी का जो इलाका है, हिमालय की तलहटी का इलाका 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। तो बसोहली शैली का विकास कहाँ हुआ था? हिमाचल का जो एक इलाका है, हिमालय की तलहटी में, उसके इलाके में, उसके इर्द गिर्द। ठीक है, यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह थी भानुदत्त की रसमंजरी, और जो यहाँ पर सबसे लोकप्रिय पुस्तक है वो है भानुदत्त की रसमंजरी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण में दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर एक चित्र दे रखा है। इस चित्र में होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह द्वितीय राजपूत, ठीक है, ये होली खेलते का एक दृश्य है। यहाँ पर नीचे एक और चित्र दिया गया है। इस चित्र में कृष्ण, राधा और उसकी सखियाँ, पहाड़ी लघु चित्र है। ये कांगड़ा का है। इसमें क्या है, राधा कृष्ण है, उनकी सखियाँ हैं। यहाँ पे आप कृष्ण को देख सकते हैं और ये राधा है और उनकी सखियाँ हैं। उन्हें वहाँ जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। अभी हमने देखा राधा कृष्ण का जो चित्र था वो कांगड़ा शैली में ही बना था। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपरा थी। ठंडे नीले और गहरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। तो कांगड़ा शैली की विशेषता क्या थी? ठंडे नीले और हरे रंगों और सहित कोमल रंगों का प्रयोग। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियाँ चित्रित करते थे।
कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघुचित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहें। जो लघुचित्र बनाते थे चित्रकार, वो राज दरबारों में सुरक्षित रखे जाते थे, राजमहलों में, राजाओं के यहाँ, बादशाहों के यहाँ। बंगाल नज़दीक से एक नज़र। एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसीलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली या बंगला भाषा ही बोलते हैं, किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। आज जो है बंगाली भाषा संस्कृत से निकली हुई मानी जाती है। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? नई भाषा का उद्भव, ये देखते हैं। ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध, दक्षिणी बिहार, ठीक है, के बीच वाणिज्य संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया। यानी क्या हुआ था? बंगाल और मगध यानी कि दक्षिणी बिहार के बीच क्या होने लगा था? वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे। ये है सबसे पहली बंगाली रामायण की तालपत्र की पांडुलिपि का एक पृष्ठ, बंगाली रामायण की तालपत्र की लिपि का। तो यहाँ पे है, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहाँ ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्यूनसांग ने यह बताया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। बंगाल में क्या हो रहा था? संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। 18वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। 18वीं शताब्दी से पाल शासकों का उदय हुआ, हमने अध्याय 2 में देखा। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी कि बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। जब अकबर ने बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित रही थी। प्रशासन की भाषा क्या थी? फारसी, क्योंकि अकबर ने जीता था। लेकिन जो क्षेत्रीय भाषा थी, जो आम लोग थे, वो क्या बोलते थे? वो बंगाली ही बोलते थे, आम लोग, ठीक है। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषा तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार, जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया है। और क्या हुआ है? आधुनिक बंगाली जो भाषा है, जो प्रयोग में लाई जाती है, उसका एक हिस्सा बन गया है। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणी में बांटा जा सकता है। जो बंगाली का प्रारंभिक साहित्य है, उसे हम 2 श्रेणी में
बांट सकते हैं। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। जो एक श्रेणी है वो संस्कृत की ऋणी है और दूसरी संस्कृत से स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य, शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलनों के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती गोपीचंद के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परी कथाएँ, लोक कथाएँ और गाथा गीत। ठीक है। मैनामती गोपीचंद और धर्म ठाकुर नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह के यौगिक क्रियाएं करते थे। जो नाथ थे वो सन्यासी होते थे और तरह तरह की यौगिक क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता था, यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। तो रानी जो मैनामती हैं, उनके पुत्र का नाम था गोपीचंद्र। उन्होंने अनेक समस्याओं का जो है मार्ग था, ठीक है, अनेक समस्याओं के बावजूद भी अपने पति को संन्यास के लिए प्रोत्साहित किया था। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। ठीक है। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई हैं जिनमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थीं। दूसरी श्रेणी की कृतियाँ मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थीं, इसीलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता है। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थीं, जहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। कहाँ थी वो? पूर्वी बंगाल में थी और जहाँ पर ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। नेक्स्ट है हमारा पीर और मंदिर। पीर और मंदिर। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवेश करना शुरू कर दिया था। कौन सा इलाका छोड़कर? पश्चिम बंगाल का कम उपजाऊ क्षेत्र जो है उसको छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली और दलदली इलाकों में प्रवेश करना शुरू कर दिया था। जो वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। कौन सी खेती करने लगे? भूमि में धान की खेती। सहन स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरित खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदाय में मिल गए। जो जनजातीय लोग थे, जब वो धीरे धीरे खेती करने लगे तो वो किसानों के समुदाय में मिल गए। ठीक है, धीरे धीरे कहने के लिए कह सकते हैं वो किसान ही बन गए। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिद बना लेते थे। ठीक है, क्या करते थे? अक्सर मस्जिदें बना देते थे भूमि प्राप्त करके, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्र के रूप में काम आती थी। ठीक है, जब मुगलों का नियंत्रण है इलाके पर, तो सिंपल सी बात है कि वो वहाँ पर मस्जिद ही बनवाएंगे।
प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियाँ हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। कभी कभी लोग क्या समझते थे कि इनके पास जो अलौकिक शक्तियाँ हैं, ठीक है, और लोग इन्हें स्नेह से आदर से पीर कहा करते थे। क्या कहा करते थे? पीर। पीर जो है वो फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। पीर का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक मार्गदर्शक। और पीर किस भाषा का शब्द है? तो पीर जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। आगे लिखा है इसमें, इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशी, देवता प्राप्त सैनिक और एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गईं और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं? बंगाल में उनकी बंगाल में उनकी मज़ारें हैं, तो मज़ारें जो हैं वो सर्वत्र पाई जाती हैं। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर ज़ोरों पर रहा। पहले मस्जिदें बनी, 15वीं शताब्दी के बाद फिर मंदिर बनने लगे, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। यानी 15वीं शताब्दी से मंदिर बनने का जोर हुआ बंगाल में और 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। फिर हमने देखा है कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्ति या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। जो उस राज्य को जीत लेता है या फिर जो उस राज्य में सबसे शक्तिशाली होता है, वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए मंदिर बनवाता है ना। अभी हमने पढ़ा था। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू तेली, कंसारी, घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। तो यूरोप की जो व्यापारिक कंपनियां आ गईं, उनके आने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जो यूरोपीय कंपनियों के, व्यापारी कंपनियों के आ जाने से जो लोगों को रोज़गार के अवसर मिले, उसका लोगों ने लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रतिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोंपड़ियों में पूजे जाते थे को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई, तो इनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगीं। यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया गया है कि पहले क्या होता था। पहले जो स्थानीय देवी देवता हैं, उनके लिए कोई मंदिर ना होकर एक झोपड़ी टाइप इस तरह से बना दिया गया जाता था, है ना, छान छप्पर डाल के। तो उसमें जो होता था देवी देवताओं की पूजा होती थी, जो स्थानीय देवी देवता थे, ठीक है। इसमें दिखाया गया है कि ये एक दो चाला छप्पर झोपड़ी है और एक चौचाला मंदिर, ठीक है। इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोंपड़ियों की तरह दो चाला मतलब 2 छतों वाली, चौचाला 4 छतों वाली होती थी। 5वें अध्याय में वर्णित बंगाली गुंबद को याद करें। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में
विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थीं, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थीं। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। मंदिर जो हैं वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों तथा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थीं। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में, ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थीं। और कुछ मंदिरों में सजावटें जो हैं बहुत ही उच्च कोटि तक पहुंच चुकी थीं, यानी बहुत ही सुंदर सजावटें थीं। मछली भोजन के रूप में, अब बंगाल में देखते हैं मछली भोजन के रूप में। परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। बंगाल एक नदीय मैदान है। बंगाल क्या है? एक नदीय मैदान है जहाँ मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है। नदी है तो नदियों में मछलियाँ होती हैं, तो मछली और धान के लिए भी पानी चाहिए होता है, नमी चाहिए होती है, तो धान और मछली बहुतायत से होती थी। इसीलिए स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहाँ का एक प्रमुख धंधा रहा। जब मछली पकड़ना वहाँ का क्या है? प्रमुख धंधा है। और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिर और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं, उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। जो मंदिरों पर पट्टियाँ बनाई गई हैं, चित्र बनाए गए हैं मिट्टियों के, उनमें भी क्या है, मतलब जो मछलियाँ हैं उनको पकड़ते हुए, साफ करते हुए, टोकरी में रखते हुए, बाजार बेचने जाते हुए ये सब चित्र बनाए हैं। ब्राह्मणों को सामिष भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। बृहद ब्राह्मण पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी। आप देखते हैं ब्राह्मण जो है वो मांस मदिरा नहीं खाते हैं, लेकिन बंगाली ब्राह्मण जो हैं वो कुछ खास किस्म की मछलियों को खाने की अनुमति उन्हें दे दी गई। यहाँ पे देखिए एक चित्र दिया गया है। ये देखिए, ये एक महिला है और ये महिला के हाथ में एक मछली है जो उसको साफ कर रही है। इस चित्र के बारे में लिखा हुआ है, थोड़ा सा जानते हैं। घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विशाल लक्ष्मी मंदिर से पक्की मिट्टी का एक फलक, ये एक मंदिर है ना, उस पर बनाया गया है मिट्टी से। एक महिला बनाई है और महिला के हाथ में क्या है? मछली है जो उसे साफ कर रही है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।